तो दोस्तों, आपका स्वागत है अनबाउंड इंडिया में। एक खास स्टोरी आपके लिए। सोचिए, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां गेट पर खड़ा गार्ड ही आपका पहला एग्जाम लेता हो, जहां अंदर जाने से पहले ही आपके दिमाग की पूरी तलाशी ले ली जाती हो। ये कोई फिल्म नहीं, कोई कल्पना नहीं, यह है नालंदा। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर आप जरूर दीजिएगा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं से 12वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय, रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी, स्थापित की थी। बौद्ध और वैदिक शिक्षा के इस प्रथम केंद्र में लगभग 10,000 विद्यार्थी और लगभग 2,000 शिक्षक या आचार्य थे। इस विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, खगोल शास्त्र और भाषाई व्याकरण पढ़ाया जाता था। यूरोप जिस समय बर्फीले अंधकार में डूबा था, वहीं पूरे एशिया में नालंदा ज्ञान के प्रकाश स्तंभ की तरह रोशनी बिखेर रहा था। एशिया के लगभग हर भाग से जिज्ञासु छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। अगर नालंदा में प्रवेश की बात करें, तो यहाँ प्रवेश लेना बिल्कुल भी आसान नहीं था। विभिन्न स्तरों पर टेस्ट होते थे, उनको पार करके ही प्रवेश मिलता था। नालंदा परिसर के द्वारपाल ही पहली परीक्षा लेते थे। अब सोचिए, जब द्वारपाल ही पहली बाधा है, तब आगे अंदर क्या ही होगा। इसकी पुष्टि स्वयं चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने अनुभवों में की है। छात्र जब सारी परीक्षाओं को पास कर अंदर का अनुशासन और इमारतों को देखता होगा, तो आश्चर्य से भर जाता होगा। कोई और ही लोक की अनुभूति होती होगी। मुख्य गुंबदनुमा श्वेत धवल इमारत चांदनी रात में जब चमकती होगी, तब ऐसा लगता होगा जैसे कोई सुंदर सपना देख रहे हों। हर छात्र के रहने के लिए अलग रूम होता था। छात्रों की संख्या का अनुपात ऐसा होता था कि हर छात्र पर नजर रखी जा सके और छात्र की जिज्ञासा को तर्क से समझाया जा सके। व्यायाम, योग और प्रार्थना नियमित रूप से होती थी। 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के सम्राट कुमार गुप्त ने इसकी आधारशिला रखी थी, जो मैंने पहले बताया। तब इसके संचालन के लिए राजकोष तो था ही, साथ ही लगभग 200 गांव की जो आय है, वो भी यहाँ पर इस्तेमाल होती थी। गांव के लोग ही खाने पीने की व्यवस्था और साथ ही अन्य सामानों की व्यवस्था भी करते थे, ताकि छात्रों और आचार्यों को कोई समस्या ना हो। अब बात करते हैं गुप्त शासकों की। बात कन्नौज के राजा हर्षवर्धन और पाल शासकों ने भी इसे संरक्षित और सुरक्षित रखा था। 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक लगभग 700 वर्षों तक इसका वैभव और ज्ञान का लोहा दुनिया ने माना था। बाद के तमाम यात्रियों ने इसका उल्लेख अपने संस्मरणों में किया ही है। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ अन्य देशों के छात्र भी पढ़ने आते थे। बिहार की राजधानी पटना से तकरीबन 86 किलोमीटर और राजगीर से 11 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास प्रख्यात आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के बचे कुछ एक खंडहर इसके प्राचीन वैभव की कहानी आज भी सुना रहे हैं। कौन कौन से देशों से यहाँ छात्र पढ़ने आते थे? उनमें कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस, श्रीलंका और टर्की के छात्र यहाँ शिक्षा लेने आते थे। आप आज भी इसके आर्किटेक्चर पर नजर डालें, तब पाएंगे कि इसकी संरचना अत्यंत सुनियोजित ढंग से और साथ ही विशाल क्षेत्र में की गई थी। पूरा परिसर विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसके उत्तर दक्षिण की ओर मठों की कतारें थीं। उनके सामने भव्य स्तूप और मंदिर बने हुए थे। पीने के पानी के लिए ढेरों कुएं बने थे। विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रमुख आचार्य इसका प्रबंधन करते थे, जिसमें 2 एडवाइजरी कमेटी या समिति होती थी। पहली समिति शिक्षा तथा पाठ्यक्रम संबंधी कार्य देखती थी और दूसरी समिति
विश्वविद्यालय की आर्थिक व्यवस्था तथा प्रशासन का कार्य देखती थी। 200 गांवों से प्राप्त उपज और अन्य सामान, जिसमें विद्यार्थियों का भोजन, कपड़े तथा आवास का प्रबंध होता था। आपको बता दें, इसी नालंदा से प्रसिद्ध आचार्य जैसे शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती थे। शुद्ध आचरण और संघ के नियमों का पालन इसकी विशेषता थी, जिसका पालन सभी को करना होता था। बौद्ध महायान के प्रसिद्ध प्रवर्तक नागार्जुन, वसुबंध, असंग तथा धर्मकीर्ति की रचनाओं का अध्ययन यहाँ होता था। इसके साथ ही वेद, वेदांत और सांख्य भी पढ़ाया जाता था। अब एक और विषय पर चर्चा कर लेना अत्यंत आवश्यक है। नालंदा में हजारों विद्यार्थियों और आचार्यों के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से अधिक ग्रंथों, पुस्तकों का संग्रह था। 3 पुस्तकालय रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्नसागर थे। रत्नोदधि पुस्तकालय से ही अनेक ग्रंथों की प्रतिलिपियां चीनी यात्री अपने साथ चीन ले गए, जहां बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। इतने विशाल और विख्यात विश्वविद्यालय के लूट और विध्वंस की चर्चा मैं नहीं करना चाहता था, मगर मेरे दर्शक ही कहते कि कहानी तो अधूरी है। तो ये कहना चाहता हूं कि जिस बख्तियार खिलजी ने इससे लूटा, इसका नाश किया, क्या उसका एडमिशन यहां हो पाता? पहले ही राउंड में बाहर हो जाता, क्योंकि जिस धर्म से वो था वहां ज्ञान और शिक्षा की कोई जगह नहीं थी। तब भी नहीं थी, आज भी नहीं है। नालंदा पर पहला हमला होड़ शासक मिहिरगुल द्वारा किया गया और इसका अंत 1199 में तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने किया। जिस समय बख्तियार खिलजी नालंदा पर आक्रमण कर रहा था, उस समय तुर्की विद्यार्थी भी वहां पढ़ रहे होंगे। उन्होंने भी रोकने की कोशिश तो की ही होगी। किसी भी असभ्य और जाहिल को ऐसी शिक्षा की व्यवस्था क्यों ही रास आती? ज्ञान ग्रंथ, पुस्तकें उसके काम की थी ही नहीं, बेकार ही थी। यूं समझ लीजिए कागजों का कचरा ही था, सो जला दिया। इस सिंह ने लिखा है कि विश्वविद्यालय के विख्यात आचार्यों के नाम मुख्य द्वार पर श्वेत अक्षरों से लिखे गए थे। दोस्तों, नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय ही नहीं था, यह भारत की बौद्धिक आत्मा भी था। जब हम नालंदा को याद करते हैं, हम सिर्फ अतीत नहीं देखते, हम यह भी समझते हैं कि भारत ने दुनिया को ज्ञान देना सिखाया था। अब अंत में मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं कि हमने अविश्वसनीय संरचनाएं बनाई, उन्नत समाज विकसित किया और ज्ञान परंपरा को जन्म दिया, मगर ये सुरक्षित रहें इसकी तैयारी नहीं की। क्या आपके पास इसका कोई जवाब है? कमेंट जरूर करें। उम्मीद है आपको ये स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, स्टोरी को शेयर जरूर करें, चैनल को मॉनेटरी सपोर्ट भी करें। अगली किसी स्टोरी में या किसी व्यक्ति विशेष के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी और देखेंगे भारत मेरी नज़र से।